Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट का, जिसके ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स करा दिए हैं स्टूडेंट। उसी का एक और अनदर पार्ट में लेकर आई हूँ, यानी कि 4th सेक्शन स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 130 तक आज मैं कराने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, होम साइंस जंक्शन के नाम से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following are advocacy techniques useful in influencing policy? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इंटरव्यूइंग, लॉबिंग, रिसर्च, नेगोशिएटिंग एंड कैंपेनिंग। अब एक बार हम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी समर्थन तकनीकें नीति को प्रभावी बनाने में उपयोगी हैं? नीति को, एडवोकेसी को इफेक्टिव बनाने में, वकालत को इफेक्टिव बनाने में कौन सी टेक्निक ऐसी हैं स्टूडेंट जो कि प्रभावी टेक्निक है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए, साक्षात्कार करना, लॉबिंग, अनुसंधान, मोलकर्ता, अभियान चलाना। सो स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्टूडेंट जो लॉबिंग होती है ये आप लोगों का सही ऑप्शन में जाएगा। स्टूडेंट साथ ही साथ आप लोगों का जो नेगोटिएटिंग होता है आप लोगों का, या नेगोशिएटिंग भी कहते हैं इसको, सो ये आप लोगों का सही आंसर में जाएगा। एंड स्टूडेंट कैंपेनिंग, ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर जाएगा। सो इंटरव्यू लेना एंड रिसर्च करना ये इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड स्टूडेंट लिखा है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, आइए वो भी हम जान लेते हैं। स्टूडेंट जब ये लॉबिंग वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है बैठक, यानी कि जब एक जैसे प्रोफेशन वाले बहुत सारे लोग आपस में बैठ के क्या करते हैं, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, वो लॉबिंग है। सो बेसिकली जो आपके बहुत सारे एडवोकेट होते हैं वो मिलके जब एक जगह पर बैठते हैं और किसी कॉमन मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, उसको आप लॉबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स? आपको बताना है कि इनमें से 3D विजुअल एड कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दो स्टूडेंट कि विजुअल एड तो आपके वो साधन है जो कि दृश्य साधन है, यानी कि जिनको आप देख सकते हैं। एंड 3D का मतलब क्या है? जनरली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखती है, पर जब आप 3D एड देखते हो तो आपको लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये तीनों चीजें दिखती हैं, जब तो उसे 3 डायमेंशनल कहा जाता है। आप उसके 3 आयाम देखते हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पे आपको बताना है कि 3D8 कौन कौन से हैं। सो स्पेसिमैन आपके पास ऑप्शन में है, मॉडल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पपेट है एंड ऑब्जेक्ट्स है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट के, निम्नलिखित में से कौन से 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स है? स्पेसिमैन, मॉडल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पपेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को मुझे 2 वर्ड की मीनिंग समझाने हैं। पहला है स्पेसिमैन एंड दूसरा है मॉडल। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होते क्या है। स्टूडेंट जब मैं बात करूंगी मॉडल की, सो मॉडल का मतलब क्या होता है? अगर हम मॉडल की बात करते हैं, सो मॉडल एक रेप्लिका होती है। रेप्लिका मतलब एक बिल्कुल बनावटी रूप होता है किसी एक चीज का, रियल ऑब्जेक्ट का, जिसको आप इस्तेमाल करते हो बच्चों को सिखाने के लिए, यानी कि किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का जो रेप्लिका होगा, डुप्लीकेट कॉपी होगी, उसको आप मॉडल कह सकते हैं। एंड यहाँ पर एक वर्ड है स्पेसिमैन। सो स्पेसिमैन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब हम कोई सैंपल लेते हैं ना किसी रियल ऑब्जेक्ट का बच्चों को सिखाने के लिए, उसे स्पेसिमैन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बच्चे को पढ़ाना है आज कोयले के प्रकार के बारे में, तो मैं कोयले का ही एक रियल कोयले का मैं एक पत्थर या टुकड़ा लाकर रख लूँ, सो मैं बच्चे को वो दिखा सकती हूँ। अगर मुझे बच्चे को किसी पक्षी के बारे में बताना है, उसके पंखों के बारे में बताना है, तो मैं उसका रियल पंख लाकर रख लूँ, तो ये स्पेसिमैन कहलाता है। एक बार क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखेंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टूडेंट, यानी कि आपका सही आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे स्पेसिमैन होता है 3D8 एंड आप लोगों का मॉडल होता है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट होता है पपेट। पपेट आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? कठपुतलियां होती हैं जिनको आप फोक मीडिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एक रियल वस्तु जिसको आप ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हो सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी आपका इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से
और आपकी कौन सी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको बताना है। डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आर क्विक एंड इजी टू यूज, कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, कैन बी यूज व्हेन मेजरमेंट आर नॉट वेरी एक्यूरेट, मेक अजम्पशन अबाउट होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में क्वेश्चन कहता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण गैर प्राचलिक जांच के हैं। लक्षण जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के हैं, वो आपको पहचानने हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि किसी विशेष वितरण को ना मानना, ये इसका स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा शीघ्र एवं उपयोग में सरल होते हैं, ठीक है ना, इजी टू यूज होते हैं स्टूडेंट। एंड द लास्ट वन इज सटीक माप ना होने की स्थिति में उपयोग में ला सकते हैं। सो आप लोगों के तीनों यहाँ पर स्टूडेंट आंसर हो जाएंगे। तो पैरामीट्रिक जो होते हैं स्टूडेंट वो कंपैरेटिवली ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी वाले होते हैं, ये उतने नहीं होते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ केस स्टडी। आपको बताना है इनमें से केस स्टडी का टाइप कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि केस स्टडी क्या होती है स्टूडेंट। केस स्टडी भी आपका, अगर मैं बात करती हूँ तो जो डाटा होता है उसको संग्रह करने का एक तरीका होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो डेटा कलेक्शन का एक क्या होता है स्टूडेंट, केस स्टडी टूल होता है। कौन सा टूल होता है स्टूडेंट, ये होता है प्राथमिक टूल, यानी कि एक प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है स्टूडेंट, काफी टाइम टेकिंग होता है, यानी कि इसमें क्या लगता है स्टूडेंट, समय बहुत ज्यादा लगता है। ये एक ऐसा मेथड है जब आपको किसी एक व्यक्ति की बहुत डिटेल में स्टडी करनी होती है, जांच करनी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, डायमेंशनल, सिचुएशनल, एक्सपेरिमेंटल, ये आप लोगों के सामने ऑप्शन में है। अब एक बार हम जरा हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को, कि हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है। केस स्टडी के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं, ये आपका क्वेश्चन है। पर्यवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, विमितीय, स्थितिपरक और प्रयोगात्मक। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, ये सही आंसर हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशनल केस स्टडी होती है, हिस्टोरिकल केस स्टडी होती है एंड सिचुएशनल केस स्टडी होती है। सो डायमेंशनल एंड एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी नहीं होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का रिसर्च का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन टूल आर मोस्ट सुटेबल फॉर अ रिसर्च स्टडी ऑन असेसमेंट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एडोलसेंस फॉर चॉइस ऑफ करियर विद अ सैंपल साइज ऑफ 40। यानी कि अगर एडोलसेंस लड़कियां नंबर्स में 40 है, ठीक है ना, तो वो अपने करियर के लिए किस ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, इसके लिए आपको डेटा कलेक्शन करना है। तो कौन सा टूल आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एक बार हम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। हिंदी में क्वेश्चन कहता है कि सैंपल साइज 40 के साथ जीविका के चयन हेतु किशोरियों की प्राथमिकताओं के निर्धारण पर एक शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ा संग्रह उपयुक्त माना जाएगा, उपाय उचित माना जाएगा। सो आप लोग एक बार ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। लचीलेपन की प्रकृति का साक्षात्कार, केंद्रीय समूह चर्चा, भागीदारी की अभियुक्तियां, गैर भागीदारी की अभियुक्तियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी और ई आपका आंसर हो जाएगा। लचीलापन की प्रकृति का साक्षात्कार, केंद्रीय सामूहिक चर्चा एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। स्टूडेंट ये आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे दो आपको अलग अलग लिस्ट दी गई हैं। एक है आपकी प्रोसेस की लिस्ट, एक है फूड आइटम की लिस्ट। आपको जो इधर साइड प्रोसेस दिए गए हैं, आपको उनके आइटम से मैच करना है कि इस मेथड से कौन सा आइटम तैयार होता है। सो जेलेटिनाइजेशन ऑप्शन में है, कैरेमलाइजेशन है, पास्चराइजेशन है, डेक्सटनाइजेशन है एंड होमोजेनाइजेशन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इधर साइड है आपका आइसक्रीम, बॉइलिंग राइस, चपाती, पीनट ब्रिटल, कस्टर्ड एंड मिल्क। एक बार क्वेश्चन को हम देखेंगे स्टूडेंट हिंदी में। क्वेश्चन कहता है जेलेटिनीकरण। अब ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो ये जेलेटिनाइजेशन है ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये स्टार्च की कुकरी से रिलेटेड है।
ठीक है, यानी कि जब आप स्टार्च को कुक करते हो और आपका मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि पानी माध्यम में रहता है, तब आपका जेलेटिनाइजेशन होता है स्टूडेंट। डेक्सटिनाइजेशन कब होता है, जब आपकी यही स्टार्च की कुकरी होती है बट पानी जो है वो उपस्थित नहीं होता है, तब आपका डेक्सटिनाइजेशन होता है। यानी कि ये मेथड जो है स्टूडेंट, ये मॉइस्ट हीट वाला मेथड है, यानी कि जब आप स्टार्च को नमी में कुक करते हैं, और ये आपका ड्राई हीट वाला मेथड है जब नमी उपस्थित नहीं होती है। कैरेमलाइजेशन रिलेटेड है स्टूडेंट आपका शुगर की कुकिंग से, ठीक है ना। एंड आपका पाश्चीकरण किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये रिलेटेड होता है मिल्क से, यानी कि दूध से। होमोजेनाइजेशन रिलेटेड होता है स्टूडेंट आप लोगों का सेम एज मिल्क से, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, एक बार अच्छे से देखेंगे। सो स्टूडेंट आंसर क्या जाने वाला है, सबसे पहले आता है हमारे पास जेलेटिनाइजेशन। सो जेलेटिनीकरण का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जब हम जेलेटिनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर बनेगा स्टूडेंट हमारा ए वाला जो ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर बनेगा उबला हुआ चावल, यानी कि ये ए का आंसर हो जाएगा उबला हुआ चावल। कैरेमलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, जो आपका पीनट ब्रिटल है, ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो कैरेमलाइजेशन भी हो गया। एंड पाश्चीकरण, सो पाश्चीकरण किससे संबंधित होता है, सीधा सीधा संबंधित होता है मिल्क से, तो आपका यहाँ पे ये सी ऑप्शन बन गया, है ना। डेक्सटिनाइजेशन ये किससे संबंधित है, चपाती से, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बन गया। एंड होमोजेनाइजेशन किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये रिलेटेड है आप लोगों का, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपके किस चीज से, आइसक्रीम से, ठीक है ना। सो ये भी स्टूडेंट आप लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर सही आंसर हो गया, ठीक है। सो ये पैटर्न स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर फॉलो होगा, इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, एक तरफ आपको डाइट दी गई है, दूसरी तरफ आपको डिसीज दी गई है, आपको मैच करना है कि किस डिसीज में, किस बीमारी में हमें कौन सी डाइट देनी चाहिए। सो क्वेश्चन को एक बार देख लो, ऑप्शन है डैश डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, लो यूरिक एसिड डाइट, आपकी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, हाई कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन मॉडरेट फैट डाइट। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, ये उन लोगों को दी जाती है जिनको सियलिक डिसीज होती है, यानी कि जो लोग गेहूं के प्रोटीन यानी कि ग्लूटेन को पचा नहीं पाते हैं। डैश डाइट जो होती है स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि एक ऐसी अप्रोच जिससे आप क्या कर सकते हो, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप को कम कर सकते हो, ऐसी डाइट, जो कि डाइट के माध्यम से एक अप्रोच है, ठीक है ना। सो ऑप्शन देख लीजिएगा, गाउट है, डायबिटीज मेलाइटस है, सियलिक डिसीज है, हिपेटाइटिस है एंड हाइपरटेंशन है। गाउट क्या है स्टूडेंट, गठिया की बीमारी। एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, हिंदी में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपका DAHS ग्लूटेन मुक्त, निम्न यूरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, उच्च कार्बोज आपका यहाँ पर मेंशन है। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका ये DASH है, ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये रिलेटेड है आप लोगों का यहाँ पर आपके उच्च रक्तचाप से, यानी कि जो आपकी डाइटरी अप्रोच फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन है, ये आपकी हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट ग्लूटेन मुक्त, ये रिलेटेड है आपका सियलिक डिसीज से। निम्न यूरिक एसिड ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये है आपके गाउट से, है ना। जब गठिया की बीमारी होती है तो यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, तभी होती है, इसलिए प्रोटीन हमें कम देना होता है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो ये रिलेटेड है डायबिटीज मेलाइटस से। एंड उच्च कार्बोज उच्च प्रोटीन अध्यम, आपका मध्यम वसा आहार, उच्च कार्बोज उच्च प्रोटीन मध्यम वसा आहार, ये कब दिया जाता है, हेपेटाइटिस में। तो यही स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन में मैचिंग मिलाने हैं। कार्बोनिजिंग आपका ऑप्शन में है, क्रैबिंग है, डिएक्टिंग है एंड फुलिंग है। ये सारी की सारी स्टूडेंट वो परिसज्जाएं हैं जो कपड़ों पर की जाती हैं। एक तरफ इनका पर्पस दिया गया है, एक तरफ फिनिशिंग दी गई है। पर्पस की मैं बात करूं, सो उद्देश्य क्या है, सेट द वीव एंड एलिमिनेट श्रिंकेज, डेवलप परमानेंट shear, burn off vegetable impurities, imparts crease resistance, make the fabric more compact and soft। एक बार हम आंसर्स को देखेंगे
कि हमारे हिंदी में आंसर्स क्या कहते हैं। कार्बोनाइजिंग ऑप्शन में है स्टूडेंट, क्रैबिंग है, डिकेटिंग है, फुलिंग है। बुनाई को सेट करना और सिकुड़न को दूर करना, स्थायी चमक विकसित करना, वनस्पति की अशुद्धियों को हटाना, क्रीज रोधी बनाना, कपड़े को अधिक आपका सुसंहत एवं मुलायम बनाना। एक बार क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, आंसर हमारा जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब एक बार आप क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिएगा। सबसे पहले है कार्बोनिजीकरण, तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि वनस्पति की अशुद्धियों को हटाने के लिए कार्बोनाइजिंग के प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर वूल पे करते हैं। एंड क्रेबिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, बुनाई को सेट करना और सिकुड़न को दूर करना, एक ऐसी परिसज्जा जिससे आप बुनाई को सेट करते हो एंड सिकुड़न को दूर करते हो। डिकेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिकेटिंग का मतलब ये है कि एक स्थायी चमक कपड़े के ऊपर विकसित करना। ठीक है ना, जो कपड़ा है उसके ऊपर क्या किया जाए स्टूडेंट, एक स्थायी चमक को उसके ऊपर डेवलप किया जाए। एंड फुलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फुलिंग का मतलब होता है कपड़े को अधिक सुसंहत और मुलायम बनाना। ये किसका मतलब है, फुलिंग का मतलब है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिनिशिंग से क्वेश्चन के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन फिनिशिंग से पेपर में आना ही आना है। अगेन आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक तरफ दिया गया है इफेक्ट ऑन पर्सन, एक तरफ दिया गया है टेक्सचर। ये दिए है आपका जो क्वेश्चन है, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग से आपका क्वेश्चन आया है कि अगर एक व्यक्ति इस तरीके के टेक्सचर वाले कपड़े पहनेगा तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर क्या इंपैक्ट दिखेगा। सो शाइनी टेक्सचर है, डल टेक्सचर है, सॉफ्ट एंड क्लिंजी फैब्रिक है, स्टिफ बल्की फैब्रिक है। Do not enlarge the body and are suitable for all body types. Make the person appear thinner, make the person appear larger, reveal body irregularities and hide body irregularities and add weight to the body. एक बार क्वेश्चन को देखेंगे हिंदी में। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चमकीली बुनावट, चमक रहित बुनावट, मुलायम और चिपकाऊ कपड़े, सख्त स्थूल कपड़े। ठीक है ना, शरीर को बढ़ाते नहीं हैं और सभी के लिए उपयुक्त होते हैं, व्यक्ति को पतला दिखाते हैं, व्यक्ति को बड़ा दिखाते हैं, शरीर की असमान आकृतियों को उजागर करते हैं, शरीर की असमान आकृतियों को छुपाते हैं। ठीक है, एंड शरीर को भारी दिखाते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो चमकीली बुनावट होती है स्टूडेंट, उससे व्यक्ति क्या होते हैं, बड़े दिखते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्या होगा आप लोगों का स्टूडेंट कि जब चमकीली बुनावट वाला कपड़ा जो है वो व्यक्ति पहनता है तो स्टूडेंट वो व्यक्ति को और ज्यादा बड़ा दिखाती है। ठीक है, चमक रहित बुनावट वाला जब कपड़ा पहनता है तो वो व्यक्ति के शरीर को बढ़ाती नहीं है बल्कि सभी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, मुलायम और चिपकाऊ कपड़े अगर कोई व्यक्ति पहनता है स्टूडेंट तो वो शरीर की जो उसकी असमान आकृतियां हैं वो उजागर हो जाती हैं। ठीक है ना, एंड सख्त स्थूल कपड़े अगर कोई पहनता है स्टूडेंट तो शरीर की असमान आकृतियों को छुपाते हैं तथा शरीर को भारी दिखाते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। मेंटल एफर्ट दिए गए हैं एक तरफ, विजुअल एफर्ट दिए गए हैं, मैनुअल एफर्ट दिए गए हैं, टॉर्सल एफेक्ट दिए गए हैं एंड पैडल एफर्ट दिए गए हैं। तो रीच, rising, lifting, holding, carrying, thinking, reasoning, planning, decision making, worrying and talking, walking, moving and standing, एंड आप लोगों का स्टूडेंट लुकिंग, रीचिंग, मैचिंग, एडजस्टिंग, आपका एडजस्टमेंट टू डिस्टेंस, बेंडिंग, लर्निंग, टर्निंग, स्टूपिंग, सिटिंग एंड गार्डनिंग। एक बार ऑप्शन को हिंदी में देखेंगे कि हिंदी में ऑप्शंस हमारे भाई क्या कहते हैं। तो हिंदी में भाई आप लोगों को ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें, इसलिए मैं हिंदी का यूज ज्यादा कर रही हूँ आज। मस्तिष्क प्रयास कौन से हैं, जहाँ मस्तिष्क यूज हो रहा है, दृश्य संबंधी जहाँ आंखें यूज हो रही हैं, हस्तगत जहाँ हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, टॉर्सल जहाँ पे थाइज इस्तेमाल हो रही हैं, पैडल जहाँ पे पैर इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। अब स्टूडेंट एक बार आंसर्स को देखेंगे, आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले हमारा एक मानसिक प्रयास है, और मानसिक प्रयास क्या होगा स्टूडेंट, सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, निर्णय लेना, चिंता करना, बात करना। दृष्टि संबंधी प्रयास, अब दृष्टि संबंधी प्रयास क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ दृष्टि संबंधी प्रयास की तो ये क्या जाएगा, देखना, पहुंच, परखना, दूरी से सामंजस्य बिठाना। हस्तगत प्रयास यानी कि हाथों वाले प्रयास, ये क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे हाथों वाले प्रयास की तो आपका सही आंसर जाएगा पहुंच, उठना, उठाना, पकड़ना, संभालना। ठीक है ना, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट किस चीज की, जब हम बात करते हैं आपके टॉर्सल प्रयासों की, तो टॉर्सल प्रयास में आपका क्या आंसर जाएगा स्टूडेंट, झुकना, तिरछा होना, घूमना, घुटने के बल बैठना,
बागवानी करना। एंड पैडल एफर्ट में क्या आएगा, जहां पैरों का इस्तेमाल है, जैसे कि चलना, हिलना और खड़े रहना। सो स्टूडेंट यही आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। एक तरफ आप लोगों के पॉल्यूशन वाले एजेंट दिए गए हैं जो पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ उनकी कैटेगरी दी गई है, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, एस्बेस्टस, फंगी एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल, आपका रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट, रेडियो न्यूक्लियोलाइड्स एंड कंबक्शन प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकली एंड बायो एरेजोल। एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को देखेंगे हिंदी में कि हिंदी में क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। हिंदी में ऑप्शन है प्रदूषण फैलाने वाले एजेंट और उनका वर्ग दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, एस्बेस्टस, कवक, वाष्पशील कार्बनिक रसायन, श्वसनीय कण, रेडियो परमाणु, दहन जनित उत्पाद, बायोलॉजिक्स और बायो एयरसोल। एक बार स्टूडेंट इसके आंसर को देखेंगे कि आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाने वाला है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो सही आंसर बनेगा जो दहन के बाद पदार्थ उत्पन्न होता है, जलने के बाद जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो आपकी ये गैस हो जाती है। बेंजीन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो एक वाष्पशील कार्बनिक रसायन है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है वाष्पशील कार्बनिक रसायन, ये कैसा होता है स्टूडेंट, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट, ये लिक्विड होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है। थर्ड ऑप्शन आपका है एस्बेस्टस। सो एस्बेस्टस का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, एस्बेस्टस की अगर हम बात करते हैं, सो एस्बेस्टस को आप क्या समझ सकते हो स्टूडेंट, एस्बेस्टस हो जाएगा आप लोगों का श्वसनीय कण। एंड कवक की अगर हम बात करते हैं तो कवक का आंसर बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का बायोलॉजिक्स और बायो एयरसोल, ठीक है ना। सो ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन क्वेश्चन मैचिंग का है। आपके एक तरफ थियरीज के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आप लोगों के उन पर्संस के नाम है जिन्होंने वो थियरी सजेस्ट की है, आपको मैच करना है। सो वाइगॉट्स्की ऑप्शन में है, पियाजे है, लॉरेंज है एंड ब्रेनफोर बर्नर है। इसमें से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट रिपीटेड नेम है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। सो सोशल लर्निंग थ्योरी है, सोशो कल्चर कॉग्निटिव थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी है, इथोलॉजिकल थ्योरी है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। हम क्वेश्चन के आंसर को एक बार हिंदी में देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। वाइगॉट्स्की, पियाजे, लॉरेंस एंड ब्रेनफोर बर्नर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत, पारिस्थितिकीय सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत एंड बौद्धिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन के आंसर की तरफ अगर मैं बढ़ जाऊं तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। वाइगॉट्स्की ने जो थियरी दी है वो दी है सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है जी। पियाजे की थियरी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी थियरी पियाजे ने दी है स्टूडेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं लॉरेंस की, सो लॉरेंस ने कौन सी थियरी दी है स्टूडेंट, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एंड ब्रेनफोर बर्नर की जो थियरी है वो आपकी इकोलॉजिकल थियरी है, सो पारिस्थितिकीय सिद्धांत। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और याद करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगेन आपका एक क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आगे उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को क्या करना है भाई, मैच करना है। मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिज्म, सिमेंटिक्स, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल यूनिट इन्वॉल्व इन वर्ड फॉर्मेशन, सिस्टम दैट इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस, द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एक्सेप्टेबल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट कन्वर्जन एंड हाउ टू यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। अब एक बार स्टूडेंट हम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हिंदी में क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिज्म, सिमेंटिक्स, शब्द निर्माण में शामिल अर्थपूर्ण इकाई प्रणाली, वह प्रणाली जिसमें शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हैं, स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका, किसी भाषा की ध्वनि प्रणाली, उपयुक्त संवाद और भाषा के संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए। अब स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे एंड देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मॉर्फोलॉजी की, तो शब्द निर्माण में शामिल अर्थपूर्ण जो इकाई प्रणाली है वो आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब होता है स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका, ये कहलाता है सिंटेक्स, ठीक है स्टूडेंट। प्रैग्मेटिज्म क्या कहलाता है, उपयुक्त संवाद और भाषा को संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए, ये आपका क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिज्म कहलाता है।
एंड सिमेंटिक्स क्या कहलाता है स्टूडेंट? वह प्रणाली जिसमें शब्दों और वाक्यों के अर्थ को शामिल किया जाता है। सो यही आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन क्वेश्चन मैचिंग का है। एक तरफ दिया गया है जॉब ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है ना? क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। एक तरफ कुछ टर्म दिए गए हैं, आपको उनके डिस्क्रिप्शन से उन्हें मैच करना है। सो ट्रेनिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय to the organization mission, vision, philosophy and structure, training given to keep an employee update with latest knowledge for a job, a special training given to an employee to do a particular new task, training undertaken by a person before joining a job। स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे कि हिंदी में हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन है, कार्य जॉब का प्रशिक्षण, सेवा में आने के पूर्व प्रशिक्षण, सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण, विषय बोध प्रशिक्षण, किसी एक कर्मचारी को संगठन के मिशन, विजन, भविष्य दृष्टि तथा ढांचे में अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण, किसी कर्मचारी को काम के संबंध में अधिकतम ज्ञान दिए जाने के संबंध में प्रशिक्षण, कर्मचारी को किसी कार्य विशेषण हेतु दिया जाने वाला विशेष प्रशिक्षण, एंड सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया प्रशिक्षण। क्वेश्चन के आंसर की अगर कर लेती हूँ बात, सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अब ऑप्शन आपका क्या कहता है, कार्य जॉब का एक बार देखो, कार्य जॉब का प्रशिक्षण, इसका मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट? सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया जो प्रशिक्षण है वो कार्य जॉब का प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, सेवा में आने से पूर्व प्रशिक्षण ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? आपका कर्मचारी को किसी कार्य विशेष हेतु दिया जाने वाला विशेष प्रशिक्षण। एंड सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण कौन सा होता है? जो आपका किसी कर्मचारी को काम के संबंध में जो ज्ञान दिए जाने से संबंधित एक प्रशिक्षण होता है। एंड विषय बोध प्रशिक्षण क्या होता है स्टूडेंट? जो किसी नए कर्मचारी को संगठन के मिशन, विजन, भविष्य दृष्टि और ढांचे से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना? सो स्टूडेंट ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कहता है भाई? स्पेस जोन फॉर कम्युनिकेशन, आपको एक तरफ कम्युनिकेशन के स्पेस जोन बताए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित डिस्टेंस बताया गया है। सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंटीमेट स्पेस एंड पर्सनल स्पेस। ठीक है ना? एक्सटेंड विद इन 18 इंचेस 1.5 feet ऑफ अ कम्युनिकेटर, start from 12 feet and may extend up to 25 feet or to the range of eyesight and hearing of a communicator, extend within a radius of 18 inches 1.5 feet to 4 feet of a communicator, extend within a radius of 4 feet to 12 feet of a communicator। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे हिंदी में। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है सामाजिक क्षेत्र, संप्रेक्षण हेतु स्थान क्षेत्र बताए गए हैं। तो आप लोगों के जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक के अलावा सामाजिक, अभ्यंतर क्षेत्र, व्यक्तित्व क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि स्टूडेंट आपका यहाँ पे आंसर बनेगा सामाजिक क्षेत्र का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? कि किसी संप्रेक्षक से 4 फीट से लेकर 12 फीट तक की जो एक परिधि तक विस्तार रहेगा वो आपका सामाजिक क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कैटेगरी में आता है किसी संप्रेक्षक से 12 फीट की दूरी पर शुरू होने वाला एवं 25 फीट तक की विस्तार योग्य अथवा उसकी दृष्टि तथा श्रव्य सीमा तक विस्तार। एंड अभ्यंतर इंटीमेट क्षेत्र का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब जाएगा आप लोगों का संप्रेक्षक से 18 इंच की सीमा तक विस्तार। एंड व्यक्तिगत क्षेत्र का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? किसी संप्रेक्षक से 18 इंच 1.5 फीट से लेकर 4 फीट की परिधि तक विस्तार। तो ये आप लोगों के लिए याद करने वाला पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिससे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा आए तो आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, आप इसी से ही अपने आंसर को कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को जो चॉकलेट बनाने का स्टेप है वो सीक्वेंस में लगाना है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ चॉकलेट मेकिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। रिफाइनिंग, कोकोआ लिक्वर, आपका टैम्परिंग, एडिशन ऑफ मिल्क, शुगर एंड फैट, एनरोबिंग एंड कोचिंग। एक बार ऑप्शन को देखेंगे हिंदी में। हिंदी में भाई क्वेश्चन कहता है परिशोधन, कोकोपे, टैम्परिंग, दूध चीनी वसा मिलाना, एनारोबिंग, कॉन्विंग। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन को देख लिया है आप लोगों ने, आंसर देख लेते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले जो आपको काम करना है वो क्या करना है कि कोको पे लेना है, लिक्योर लेना है आपको कोको का। ठीक है ना? देन आप क्या करेंगे स्टूडेंट? उसमें दूध, चीनी और वसा मिलाएंगे, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, सो ये बन गया पहला स्टेप।
ये बन गया दूसरा स्टेप। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें करना है उसमें परिशोधन, ये हमारा बनेगा थर्ड स्टेप। परिशोधन जब हम कर लेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या करना होगा, ये बनेगा हमारा फोर्थ स्टेप यानी कि कोंचिंग, ये बन जाएगा हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप बनेगा स्टूडेंट हम लोगों का टैम्परिंग, एंड सिक्स स्टेप की मैं बात करती हूँ सो बनेगा आप लोगों का एनरोबिंग। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये स्टेप आप लोगों का फॉलो होगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके सामने ना दो टर्म्स लिखे हैं जो कि मुझे आपको समझाने बहुत ज़रूरी हैं। पहला टर्म है कि टैम्परिंग क्या होती है चॉकलेट की, दूसरा है एनरोबिंग क्या होती है, और तीसरा टर्म है स्टूडेंट के कोंचिंग क्या होती है, ये आपको समझाने बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करती हूँ टैम्परिंग की, तो टैम्परिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी चॉकलेट को हीट करते हो, ठीक है ना, आप उसे गर्म तो बहुत ज़्यादा तापमान तक करोगे पर वो बॉईल नहीं होनी चाहिए, यही आपका टैम्परिंग कहलाता है। एनरोबिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब आप चॉकलेट को कोट करते हो किसी चीज से, कवर अप करते हो। एंड कॉन्चिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब आप अपनी चॉकलेट में जो कोको बटर है उसे इवनली स्प्रेड करते हो, उसे अच्छे से मिक्स करते हो जिससे आपकी चॉकलेट के अंदर एक शाइनी टेक्सचर जनरेट हो जाए, वो आप लोगों का कॉन्चिंग कहलाता है। ठीक है ना, सो ये तीन स्टेप आप लोगों को पता होने बहुत ज़रूरी थे स्टूडेंट, अगर ये नहीं पता होते तो आप लोगों को ये कभी नहीं पता चल पाता कि आखिर इनका मतलब होता क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, पुट इन द करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप इन प्लानिंग द फूड प्लान। आपको फूड प्लान बनाना है, सो कौन से स्टेप्स आप लोगों के फॉलो होंगे, चेक इफ द मील प्लान गिवन satiety and in within income, indicate number of exchanges, include meat and pulses for protein, list dishes served in each meal, note energy and protein requirement। ये हमारे इंग्लिश में ऑप्शन है। हम एक बार हिंदी में ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट। भोजन योजना तैयार करने के चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिएगा। क्या योजना किए गए भोजन में परितृप्ति होगी और यह आय के भीतर है। बदलाव की संख्या का उद्देश्य करता, प्रोटीन के लिए मांस और दालें शामिल करना, प्रत्येक भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजनों की सूची, प्रत्येक के बाद है ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता नोट करना। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन के आंसर को देखोगे, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता आखिर कितनी है, वो रिक्वायरमेंट आप नोट डाउन करोगे कि आखिर आरडीए कितना है, पर्सन को कितनी ऊर्जा कितनी प्रोटीन चाहिए, उसके आधार पे ही बाकी फूड प्लान आपका तैयार होता है। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है बदलाव की संख्या का उल्लेख करना, कि आखिर क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं डाइट में, वो हमें देखने पड़ेंगे। फिर प्रोटीन के लिए मांस और दालों को हम शामिल करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद प्रत्येक भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजनों की हमें एक सूची बनानी पड़ेगी, यानी कि हमें अपना मेन्यू प्लान तैयार करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या योजना किए भोजन से परितृप्ति होगी और यह आय के भीतर है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा कि जो आपने डाइट प्लान किया है वो विद इन इनकम है या नहीं है, क्या वो आपकी भूख मिटाने वाला है या फिर नहीं है। तो ये स्टेप स्टूडेंट आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरल प्रोडक्शन इन अपीयरल इंडस्ट्री। जो आप लोगों की कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है वहां पे आपको उसका जो एक सीक्वेंस है वो लगाना है। तो प्रोडक्शन पैटर्न एंड ग्रेडिंग, कॉस्टिंग एंड आपका शेड्यूलिंग, असेंबली, मार्कर मेकिंग एंड कटिंग। एक बार हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन हिंदी में कहता है भाई कि परिधान उद्योग में परिधान उत्पादन का सही क्रम लिखिए। जो परिधान का उद्योग है उसमें परिधान का उत्पादन जब किया जाता है तो क्या सीक्वेंस फॉलो होता है। प्रोडक्शन पैटर्न एवं ग्रेडिंग, कास्टिंग एवं शेड्यूलिंग, असेंबली मतलब चीजों को इकट्ठा करना, मार्कर मेकिंग मतलब जो एक तरीके से मैं कहूँ तो एक पैटर्न होता है ना, मार्कर होते हैं कि हम नमूने बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके आधार पे बाकी सारे सैंपल्स तैयार करते हैं, तो वो मार्कर बनाना जिससे आप नाप कर बाकी कपड़े बना सको, एंड कटिंग करना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आंसर आपको क्या नजर आएगा, क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहला स्टेप आएगा आप लोगों का कास्टिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप बनेगा स्टूडेंट आपका प्रोडक्शन पैटर्न एंड ग्रेडिंग। थर्ड स्टेप बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का मार्कर मेकिंग, यानी कि नमूने तैयार करोगे जिसके आधार पे बाकी कपड़े बनाए जा सके। इसके बाद आपका स्टेप आता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा कटिंग, एंड लास्ट में आएगा असेंबलिंग, यानी कि सबसे आखिर में आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपने अलग अलग टुकड़े काटे होंगे अलग अलग चीजों के कपड़ों के, उनको आप इकट्ठा करने का काम करोगे, असेंबल करने का काम करोगे। सो ये आपका सबसे लास्ट ऑप्शन जाता है, वस्त्रों को जो कटे हुए कपड़े हैं उन्हें असेंबल करना।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्रिलिक फैब्रिक। जो एक्रिलिक का कपड़ा बनता है स्टूडेंट, आपको उसका सीक्वेंस लगाना है। सो ऑप्शन देख लीजिएगा, डिजोल्विंग, फिल्टरिंग, स्पिनिंग एंड पॉलीमराइजेशन एंड स्ट्रेचिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो आपको क्या चीज क्लियर हो रही है। आपको पहले तो बता दूं कि एक्रिलिक एक आपका कौन सा फाइबर होता है स्टूडेंट। एक्रिलिक को हम ऑरलॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक्रिलिक जो होता है स्टूडेंट, ये एक मैनमेड फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। घोलना, छानना, काटना, पॉलिमराइज करना और खींचना, खींचना मतलब स्ट्रेच करना, ठीक है ना। कताई मतलब स्पिनिंग करनी, जो कि स्पिनरेट होता है, जाली होती है, उसमें से लिक्विड मटेरियल को पास किया जाता है, खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, सुखाया जाता है और आपका धागा बन जाता है, ठीक है ना। छानना और घोलना, क्योंकि लिक्विड मटेरियल से आपका ये फाइबर बन रहा है, सो पहले घोल तैयार किया जाएगा, वो छनेगा, फिर स्पिनरेट से डलेगा, नीचे को बहेगा, धागे की तरह उसे खींचा जाएगा, सुखाया जाएगा, ट्विस्ट किया जाएगा, है ना। सो पॉलिमराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक आपके लिए टर्म जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर पॉलिमराइजेशन का मतलब होता क्या है। स्टूडेंट, जो आपके जितने भी ना ये मैनमेड फाइबर होते हैं, ये पॉलिमराइजेशन वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है। सो स्टूडेंट, पॉलिमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप छोटे छोटे बहुत सारे पॉलीमर्स क्रिएट करते हो, ठीक है ना, उसे आप पॉलिमराइजेशन कहते हो। सो इसका जो स्टेप लगेगा वो क्या लगेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है स्टूडेंट हमारा पॉलिमराइजेशन करना, यानी कि छोटे छोटे हम पॉलीमर बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, घोलेंगे उन्हें। हमने पहले क्या करे, पॉलीमर बना लिए, चिप्स तैयार कर लिए, फिर हमने उन्हें घोल लिया स्टूडेंट। घोलने के बाद हम क्या करेंगे, उनको छानेंगे। जब हम उसे छान लेंगे, फिर हम उससे क्या करेंगे स्टूडेंट, कताई करेंगे। और कताई करने के बाद लास्ट में उसे खींच के हम उससे क्या बना देंगे, धागा बना देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को रटना है, और कैसे रटना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है कि पहला स्टेप पॉलिमराइजेशन ही होगा। अगर आपका दिया गया है कहीं पे पॉलिमराइजेशन, कुछ अगर ऐसा है जो कि आपको लगता है पॉलिमराइजेशन से भी पहले आना चाहिए, तो बात अलग है। अदरवाइज पॉलिमराइजेशन आपको शुरू में डालना है, लास्ट में नहीं डालना। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये तरीका आपके एग्जाम में आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको फूलों की व्यवस्था करनी है, तो सही क्रम लगाना है। कट द स्टॉक्स ऑफ फ्लावर्स इन द डिजायर्ड लेंथ, अरेंज द फ्लावर्स इन ऑर्डर ऑफ लेंथ इन कंटेनर, collect all the required material, add water in the container, एंकर पिन स्टैम्प होल्डर firmly in the container। एक बार ऑप्शन को देखेंगे हिंदी में, कि हिंदी में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, पुष्प सज्जा के पदों को क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, पुष्प डंठल को इच्छित लंबाई तक काटना, फूलों को पात्र में लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना, सभी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, ठीक है, पात्र में पानी डालना, एंड पात्र में पिन स्टैम्प होल्डर को दृढ़ता से लगाना। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, सभी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना। भाई अगर हम कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, पुष्प सज्जा ही क्यों ना कर रहे हो, जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है पहले वो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। सो ये स्टेप सबसे पहला स्टेप बनेगा स्टूडेंट। इसके बाद क्या आएगा, पुष्प डंठल को इच्छित लंबाई में काटना। भाई कितनी लंबी डंठल आपको रखनी है, कितना लंबा आपको अरेंजमेंट करना है फ्लावर का, कितना लंबा फ्लावर लगाना है, वो आप चेक करोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट, पात्र में पिन स्टैम्प होल्डर को दृढ़ता से लगाओगे। ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फूलों को पात्र में लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करोगे। अब आपको जैसे जैसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, जो अरेंज करना है वो आप अरेंज करेंगे। और लास्ट में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, उस पात्र में पानी डाल देंगे जिस पात्र में आपको फूलों की व्यवस्था करनी है। तो ये स्टूडेंट थे आज की क्लास के आप लोगों के टोटल 20 क्वेश्चंस, यानी कि हम लोगों ने 111 से क्वेश्चन शुरू किए थे एंड 130 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इस बहाने से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने के लिए मिल गए हैं, आंसर इनके देखने के लिए मिल गए हैं। कल की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी आरगे वाले और 20 क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें आपका अनसीन पैसेज भी होगा। सो आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा, 2020 वाला क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग शायद नहीं समझते हैं कि आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम में अगर आप
पिछले 3 साल के पेपर भी करके जा रहे हो तैयार, तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है स्टूडेंट इन क्वेश्चन से। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो हम फिर से मिलेंगे स्टूडेंट, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे, जिसमें आपके अगले 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, पेपर आपका पूरा हो जाएगा। एंड फिर हम लोगों को पता है कि एग्जाम आने वाला यूजीसी नेट का, तो जून अटेम्प्ट की तैयारी हम करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों के जो इससे प्रीवियस ईयर वाला पेपर है मैं वो भी कराऊंगी, ऐसे आपके सारे बैक पेपर्स में आपको कराती जाऊंगी। तो स्टूडेंट बाय, टेक केयर। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।